तो लास्ट क्लास में जो प्यारे बच्चों हमने एक टॉपिक मेन वाला पढ़ा था वो रिवाइज़ करवा रहा हूँ ज़रा सा आपको। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था बजट डेफिसिट, ठीक है। तो बजट डेफिसिट में अगर आप देखो तो आपको ये बताया था कि बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारे जो टोटल खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो हमारे टोटल रिसिप्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसके 3 टाइप्स के नाम सुनाओ, क्या क्या थे? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, है ना। और इनके बारे में फिर हमने डिटेल्स पढ़ लिए थे, फॉर्मूले पढ़ लिए थे, और इनके बारे में मैंने आपको कुछ एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करके देख लिया था कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप पेज नंबर 62 जो नेक्स्ट पेज है उसके लेफ्ट पेज पर आना मेरे साथ, और उस पर आप लिखना हेडिंग, एक छोटी सी हेडिंग, टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट। तो इसके नीचे आप 3 बाइफरकेशन करना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो टाइप्स ऑफ बजट, तो पहले में लिखना TE लेस देन TR, दूसरे में लिखना TE इज इक्वल टू TR, और तीसरे में लिखना TE ग्रेटर देन TR। तो इनकी फुल फॉर्म बताते रहो मुझे एक बार। TE की फुल फॉर्म टोटल एक्सपेंडिचर, और TR की फुल फॉर्म टोटल रिसिप्ट, मतलब गवर्नमेंट बजट के हिसाब से टोटल रिसिप्ट। तो जो पहला वाला बाइफरकेशन है उसमें अगर आप ध्यान से देखो, TE मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कम है और टोटल रिसिप्ट ज़्यादा है। तो ये अच्छी बात है कि बेकार बात है? अच्छी बात है। तो हम इस अच्छी बात को, जो आप कह रहे हो अच्छी बात है, हम इसको नाम देते हैं सरप्लस बजट। आप लिख लो, इसको कहते हैं सरप्लस बजट, यानी कि रिसिप्ट ज़्यादा हैं, खर्चे कम। मतलब इस बात को मन में समझने के लिए ऐसे कह सकते हो आप कि सरकार खर्चा कम कर रही है, खर्चा कम। अच्छा, दूसरे में लिखा है TE बराबर है टोटल रिसिप्ट्स के, मतलब खर्चा बराबर है टोटल रिसिप्ट्स के। तो ये क्या हो गया? तो इसको नाम देते हैं बैलेंस्ड बजट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई खर्चा जो है वो ना तो कम है ना ज़्यादा है, ठीक है, जितनी रिसिप्ट बराबर है। और तीसरा वाला जो है जिसमें लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रिसिप्ट से, मतलब खर्चा ज़्यादा है रिसिप्ट से, तो इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। और यही वो चीज़ है या यही वो टर्म है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसी को बोलते हैं बजट डेफिसिट। तो याद आ गया? यानी कि अपने समझने के लिए बोल सकते हैं खर्चा ज़्यादा, सरकार इसका मतलब खर्चा ज़्यादा कर रही है। तो इसमें अगर हम नज़रिए की बात करें तो नज़रिए सिर्फ 2 ही होते हैं। एक में कह देते हैं कि सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, और बैलेंस्ड और सरप्लस इन दोनों को ही क्या मानते हैं कि सरकार खर्चा कम कर रही है। बैलेंस को भी मतलब समझा या बोला इसी तरह से जाता है कि सरकार जो है वो खर्चा जो है क्या कर रही है, कम। अब बच्चा कहता है सर कम क्यों कर रही है, बराबर कर रही है। तो बराबर का मतलब भी कम ही है यहाँ पे इस रेस्पेक्ट में, हाँ, कि मतलब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं कर रही। कम लिखने का मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ, खर्चा ज़्यादा नहीं कर रही है। तो 2 तरह के नज़रिए देखे जाते हैं सरकार के खर्चे के। एक को कहते हैं कि सरकार खर्चा ज़्यादा नहीं कर रही है, और एक को कह देते हैं सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है। तो अब आप ये बताओ कि अच्छी बात क्या है, सरकार को खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहिए या सरकार को खर्चा ज़्यादा करना चाहिए? बैलेंस का मतलब आप कह रहे हो खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो? अगर आप कह रहे हो कि बैलेंस है मतलब खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहिए सरकार को, पक्का? वहाँ सड़क टूटी हुई है तो सरकार ना करे खर्चा, वो गरीब मर रहे हैं, ना दे सब्सिडी, जितनी ज़रूरत है उतनी। तो इसका कोई भी ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है, पहली बात।
तो दोनों ही चीज़ों के अपने फ़ायदे होते हैं और अपने नुकसान होते हैं जो हमें पढ़ने और समझने हैं। और एग्ज़ाम में हमसे 3 नंबर में वो यही पूछ लेता है। जब सरकार खर्चा ज़्यादा करती है ना, तो इसका अपना फ़ायदा भी है, प्रो भी है और कॉन भी है। और इसी प्रकार अगर सरकार खर्चा ज़्यादा नहीं कर रही है तो इन बातों का भी अपना फ़ायदा भी है और नुकसान भी। तो क्या आपको फ़ायदा और नुकसान पता है कि इन बातों का क्या है? नहीं पता, मतलब अभी तो नहीं पता। तो अब हम चलते हैं वापस से अपने नोट्स पर, पेज नंबर 65 की तरफ राइट में आ जाओ, वहाँ हम ये बातें देखेंगे। तो ये आप मार्क कर लो। बेसिकली ये हमसे एग्ज़ाम में 3 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है। तो एक पूछ लेता है मेरिट्स या डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस्ड बजट। तो चाहे बैलेंस्ड का पूछ ले या एग्ज़ाम में अगर सरप्लस का भी पूछ ले तब भी यही चिपका देना, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक तरह से ये है कि सरकार खर्चा ज़्यादा नहीं कर रही है, खर्चा ज़्यादा नहीं कर रही सरकार। और दूसरा होता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब है कि सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है। तो पहले किसके पढ़ने हैं? तो पहले चलो ऊपर वाले से ही पढ़ लेते हैं। तो अगर सरकार देखो खर्चा ज़्यादा नहीं करेगी तो इस बात के 2 फायदे तो ये हैं। पहला कि इसका मतलब बजट में स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जितनी रिसिप्ट्स हैं उतना खर्चा, तो इसका मतलब बजट में क्या रहेगी? स्टेबिलिटी। ये फ़ायदा हो गया। और अगर सरकार खर्चा ज़्यादा नहीं कर रही है, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसका मतलब सरकार फालतू के खर्चे भी नहीं कर रही। तो बैलेंस्ड बजट को या सरप्लस बजट के अंदर 2 अच्छी बातें देखी जाती हैं। वो 2 अच्छी बात ये हैं कि इसका मतलब एक तो स्टेबिलिटी है और दूसरी अच्छी बात क्या है कि सरकार फालतू खर्चा नहीं कर रही। याद रहेगा, तो सरकार फालतू खर्चा नहीं कर रही। ये 2 अच्छी बातें। लेकिन इसके अंदर 2 खराब बातें क्या मानी जाती हैं? पहला कि सरकार इसका मतलब खुलकर एक्शन नहीं ले रही। अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं, आपको कहा जाए कि बस ये लो 50 रुपए, जाओ मार्केट से सामान ले आओ, तो क्या आप खुल के कर पाओगे? एक्शन नहीं। तो इसका मतलब सरप्लस बजट या बैलेंस बजट का मतलब है कि सरकार खुलकर खर्चे नहीं कर पा रही, ज़्यादा खर्चे नहीं कर पा रही, तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑन एक्शन ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक डिसएडवांटेज माना जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये माना जाता है कि अगर सरकार खर्चा ज़्यादा नहीं कर रही, ये देखो ये आपके लिए भी है आई ओपनर, तो क्या देश की तरक्की होगी? नहीं होगी ना। अगर सरकार खर्चा नहीं करेगी तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी थोड़ा सा रुक जाएगा, क्योंकि अगर सरकार खर्च नहीं करेगी तो ना सड़क बनेंगी, ना अस्पताल बनेंगे, ना गरीबों को सब्सिडी मिलेंगी, तो ऐसे में फिर प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। तो ये इसके मतलब फ़ायदे नुकसान हैं। अगर सरकार सरप्लस या बैलेंस बजट में होती है तो अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों बातें पहले क्लियर होगी। और इसी तरह दूसरा भी आप मार्क कर लो। इसमें हमसे वो डेफिसिट बजट का पूछता है कि भैया डेफिसिट बजट अगर है तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो बताओ, अगर सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, बताओ रोहित, तो क्या फ़ायदा होगा? क्या अच्छी बात है इसका मतलब? हाँ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होगी। इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा? जब सरकार खर्चा ज़्यादा करती है तो समाज सेवा ज़्यादा करेगी, है ना। गरीबों को ज़्यादा फ्री में राशन दे सकती है, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा सब्सिडियां दे सकती है। तो जब सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है तो अच्छी बातें ये होंगी, लेकिन ख़राब बातें क्या होंगी? अब खर्चा ज़्यादा करने का मतलब है कि सरकार के बजट में क्या रहेगी? इनस्टेबिलिटी। खर्चा ज़्यादा है, रिसिप्ट कम, तो इनस्टेबिलिटी रहेगी। और दूसरा डीमेरिट क्या रहेगा कि सरकार उल्टे सीधे खर्चे ज़्यादा करेगी। अगर आपको मैं भी 10 लाख रुपए दे दूं रोहित भाई, तो क्या आप सोच समझ के खर्च करोगे रैशनली? नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और आप कैसे खर्चे करोगे? बेफजूल के। तो यही सरकार का भी हो सकता है। अगर सरकार ज़्यादा खर्चे कर रही है तो इसका मतलब सरकार अननेसेसरी वाले या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स भी कर रही होगी। तो क्लियर हो गया पॉइंट?
तो बाकी अगर आपको कुछ समझना है तो वो सिंपल तरीका है, ऊपर वाले के मेरिट्स को नीचे में डीमेरिट्स चिपका देना, ऊपर वाले के डीमेरिट्स को नीचे में मेरिट्स की तरह भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इतनी कहानी ओके हो गई। चलो तो ये तो मतलब हो गए हमारे जो टॉपिक्स दे रखे थे, बाकी इसके नीचे तो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखवाऊंगा, तो वापस से आप अपने लेफ्ट पेज पर आ जाना नोट्स के अंदर वही। चलो तो ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख लेना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये कुछ छोटे मोटे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं करता हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द implications of revenue deficit? What are the implications of revenue deficit? तो इसमें 3 पॉइंट्स लिखेंगे हम। क्वेश्चन का मतलब ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या दर्शाता है ना, कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो ये क्या शो कर रहा है, क्या इम्प्लाई कर रहा है। तो नंबर 1 पहला, द गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर स्कीम्स। दूसरा, द गवर्नमेंट मे हैव टू raise funds through borrowings। और तीसरा, the government may be compelled for disinvestment। The government may be compelled for disinvestment। इसमें आप हाईलाइट कर लेना कीवर्ड्स, लास्ट वाले में डिसइन्वेस्टमेंट्स, दूसरे वाले में बोरोइंग्स, और तीसरे वाले में थोड़ा सा बड़ा है, कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर स्कीम। ठीक है, तो ये एक 1 नंबर तक या 3 नंबर तक का क्वेश्चन वैसे बनता है कि रेवेन्यू डेफिसिट होने से क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट होने से क्या होगा या ये क्या दर्शाता है। तो देखो रोहित भाई, अगर रेवेन्यू डेफिसिट है सरकार को, तो सरकार अब खर्चा कम करने के लिए क्या करेगी, देखो वो अब वेलफेयर स्कीम्स पर जो खर्चे हैं उनमें कटौती करेगी। भाई जैसे आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो सरकार क्या सोचती है कि देखो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कह रहा है चलो कल से गरीबों को अब हम सब्सिडी नहीं देंगे। सरकार यही तो सोचेगी ना, अपने खर्चे क्या करो, कम करो। तो हो सकता है सरकार वेलफेयर स्कीम्स में कटौती करे, अच्छा मान लो उससे भी दिक्कत नहीं दूर हो रही, तो फिर सरकार को मजबूरन कहाँ से फंड्स रेज करने पड़ेंगे, बोरो करके, उधार लेना पड़ेगा। अब सरकार का अगर डेफिसिट ज़्यादा हो गया तो सरकार को कहाँ से पैसा लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, या तो विदेशों से या आरबीआई से या पब्लिक से, वो भी एक गड़बड़ है। और अगर मान लो तब भी पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा रोहित भाई, तो सरकार मजबूर हो जाएगी किसके लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब फिर सरकार को अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे। अगर आपको पैसों की कमी हो गई तो आप क्या करते हो, अपनी चीज़ें फिर बेचते हो। तो रेवेन्यू डेफिसिट के होने पर मतलब कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यही बात इसमें समझाई गई है कि रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन है कि सरकार वेलफेयर के खर्चे में कटौती करेगी, सरकार हो सकता है बोरोइंग कर बैठे, या सरकार हो सकता है मजबूरी में आके डिसइन्वेस्टमेंट कर बैठे। तो समझ आ गए तीनों पॉइंट्स की सरकार क्या कर सकती है रेवेन्यू डेफिसिट में। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2,
इस पर तो आप 100% लिख ही लेना, इसको मत छोड़ना एग्ज़ाम में, ये ज़रूर करके जाना। ये है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि भाई फिस्कल डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये हमें पता होने चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो लिखो, पहला इम्प्लीकेशन तो है इट मे लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन in the economy. It may lead to inflationary situation in the economy. Inflationary को हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, अब कैसे होगी बताओ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आपके हिसाब से? इस पर मतलब हमें लिखना तो है ही है ब्रैकेट में छोटा सा, पर आपसे ऐसी जानने का मन कर रहा है कि फिस्कल डेफिसिट से बताओ महंगाई कैसे बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकेला इम्प्लीकेशन ये याद रखना है। बताओ हाँ, बस इसमें पहला शब्द हमें सही करना है, आगे की स्टोरी सही है। तो हमें एक्सपेंडिचर नहीं देखना, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है? बोरोइंग। तो इसका मतलब ये है कि जब सरकार अगर बोरो ज़्यादा करेगी, लेट से सरकार ने पैसा ज़्यादा बोरो कर लिया, तो जब सरकार अगर बोरो ज़्यादा करेगी तो फिर ऐसे में जो मनी सप्लाई है या जो सरकार के मतलब खर्चे हैं वो भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और जब सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे, सरकार के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं इकनॉमी में फिर सप्लाई मतलब मनी सप्लाई जब बढ़नी शुरू हो जाएगी तो इकनॉमी में कहीं ना कहीं फिर इन्फ्लेशन भी आना शुरू हो जाएगा, मतलब डिमांड जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई भी डेफिसिट हो, हालांकि रेवेन्यू डेफिसिट में हमने लिखा नहीं है, लेकिन वैसे तो कोई भी डेफिसिट अगर कभी भी है तो इसका मतलब है सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, और सरकार का अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ये भी लिख देता हूँ एरो बीच में, है ना, बोरो ज़्यादा कर रही है तो खर्चा ज़्यादा करेगी, और सरकार अगर कभी भी खर्चा ज़्यादा करेगी तो इकनॉमी में मनी सप्लाई हमेशा ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से फिर प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मतलब ये बिल्कुल क्लियर इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट का कि देश में फिर महंगाई बढ़नी शुरू होगी। तो इट मे लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। सेकेंड, इट मे लीड टू financial burden in the form of debts। फाइनेंशियल बर्डन को हाईलाइट कर लेते हैं। अब ये एक सिंपल पॉइंट है, डेट का मतलब, डेट का मतलब बोरोइंग। तो जब सरकार बोरो ज़्यादा करेगी तो इससे क्या बढ़ेगा सरकार के सर पे? बोझ, कर्जा, बिल्कुल सही। तो बस उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल बर्डन। तो फिस्कल डेफिसिट जब भी होगा, बोरोइंग जब भी होंगी, तो सरकार का क्या बढ़ेगा? फाइनेंशियल बर्डन, बोझ बढ़ेगा सर पे। तीसरा, ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, क्राउडिंग आउट। फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन है क्राउडिंग आउट। तो क्राउडिंग आउट का मतलब, तो पढ़ा है किसी ने क्राउडिंग आउट का? ठीक है, तो लिख लो, फिर समझाता हूँ। तो इसमें लिखना, इट इज़ अ सिचुएशन when high borrowings by government, when high borrowings by government reduces the availability
ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स, इस सिचुएशन को क्राउडिंग आउट कहते हैं। अभी समझाता हूँ क्या है। तो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन हाई बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर। ये चाहे अंडरलाइन कर लेना लास्ट के शब्द, रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर। देखो बहुत ही सिंपल सा एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मान लो ये एक जार है और इसमें समझ लो 300 ml पानी रखा है, ये पूरा भरा हुआ है। तो ये समझ लो ये हमारे देश का पैसा है जो लोगों के पास है, RBI के पास है, कहीं पर भी, मतलब कुल मिलाकर कहीं पर भी ये पूरा पैसा रखा हुआ है। अब इस पर दो लोगों की निगाहें हैं, एक है सरकार और एक है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। दोनों चाहते हैं कि पैसा हमें मिल जाए और हम इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर सरकार ही बोरो ज़्यादा कर लेगी, ये सारा पानी या 300 ml में से मान लो 270 ml पानी सरकार बोरोइंग के रूप में सरकार ही ले जाएगी लेट से, तो फिर प्राइवेट वालों के लिए पानी कितना बचेगा? बहुत कम बचेगा, 30 ml बचेगा। और सरकार ने अगर 290 ml पानी ले लिया तो 10। तो इस सिचुएशन को क्राउडिंग आउट कहते हैं। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि ये धीरे धीरे हो सकता है प्राइवेट वाला बाहर ही हो जाए। पता चला सरकार अगर 300 ml पानी पी गई तो प्राइवेट का कितना हो जाएगा? 0। तो क्राउडिंग आउट ये सिचुएशन है बेसिकली कि सरकार अगर बहुत ज़्यादा बोरो कर लेगी, सारा पैसा सरकार अगर बोरोइंग के रूप में खुद ही लेती रहेगी तो पैसों की कमी हो जाएगी ना फिर तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए। वो तो फिर कहीं से बोरो ही नहीं कर पाएंगे। वो मार्केट में जाएंगे पता करने तो हर आदमी कहेगा अरे मुकेश अंबानी जी आप थोड़ा लेट हो गए, हमने तो अभी अभी सरकार को दे दिया। तो हर आदमी क्या बोलेगा? हमने तो पैसे किसको दे दिए? सरकार को। तो जब सरकार की बोरिंग्स बढ़ती हैं तो आप इसको ऐसे समझ लो, जब सरकार की बोरिंग बढ़ती हैं तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए फंड्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये भी मतलब एक पॉइंट बन सकता है फिस्कल डेफिसिट का कि इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। तो समझ आ गया क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है? कि सरकार की अगर बोरिंग बढ़ेंगी तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का पैसा कम रहेगा, उनके पास फंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी मतलब है तो गड़बड़। और चौथा इम्प्लीकेशन लिख सकते हो आप, हाई फिस्कल डेफिसिट leads to low GDP ग्रोथ। और बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होने से कभी कभी GDP ग्रोथ भी कम रह जाती है। तो ये एक जेनरिक पॉइंट है कि मतलब अगर सरकार की बोरिंग्स बहुत ज़्यादा हैं तो सरकार अपने बर्डन को ही दूर करती रहेगी। जिस आदमी पर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है तो वो बेचारा कर्जे का लोन का इंटरेस्ट ही चुकाता रहेगा, तो क्या वो देश के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। तो ये भी मतलब एक फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन होता है कि बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट अगर है तो वो कहीं ना कहीं GDP की ग्रोथ को भी क्या करेगा? कम करेगा, है ना। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर अगर प्राइवेट वाला पहले ही 300 ml पानी पी जाए तो, है ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है क्राउडिंग आउट का, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है। वो तो मैं पानी के एक एग्जांपल से समझा रहा था ऐसे। तो ऐसा नहीं कि दोनों की रेस लगी हुई है और चलो भाग के गए और पहले कौन पानी पी रहे। तो हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है कि क्राउडिंग आउट बेसिकली ये कि अगर बोरिंग सरकार की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो भविष्य में जो प्राइवेट नए एंटरप्रेन्योर्स पैसा फंड लेने अगर आएंगे मार्केट में तो शायद उनको कम मिले, ये मतलब है। तो एक बार 4 इम्प्लीकेशन इसके ज़रूर बताओ ओरली क्या क्या है। नंबर 1 जो कीवर्ड्स याद रखने हैं, एक तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दूसरा सरकार का फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा, और तीसरा क्राउडिंग आउट हो सकता है, और GDP ग्रोथ रेट कमी आ सकती है, लो रहेगा, तो GDP ग्रोथ कम रह सकता है ना। चलो तो ये भी हो गया इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कैन देयर बी फिस्कल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है कि क्या फिस्कल डेफिसिट बिना रेवेन्यू डेफिसिट के हो सकता है। तो आपको बताना है हाँ या ना, तुक्का मारना है। क्वेश्चन समझ गए? मतलब क्या किसी कंट्री में ऐसा हो सकता है कि भाई मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मनगढ़ंत एग्जाम्पल है ये भी, लिखना मत, कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं 100, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 120 है। तो ऐसा हो सकता है ना? तो इसका मतलब अगर हम देखें तो इस कंट्री का रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू आइटम्स को ध्यान से देखें तो उसमें रिसिप्ट ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है ना? खर्चा कितना है 100 रुपये, लेकिन रिसिप्ट कितनी है 120। तो इस कंट्री का रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। लेकिन मान लो जब हमने फिस्कल डेफिसिट देखा, बोरोइंग्स देखी, वो थी, मतलब ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी फिगर, लेट से 95 वो है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि भाई फिस्कल डेफिसिट तो है किसी कंट्री का, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट नहीं हो रहा। रेवेन्यू में देख रहे हैं तो रिसिप्ट ज़्यादा है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये हो सकता है। तो बताइए, तुक्का ही तो मारना है भाई। आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 तो पहले ही है, ठीक है? तो आंसर लिख लो बस बड़ा बड़ा, यस हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। रेवेन्यू नेचर में हमारा डेफिसिट नहीं है, छोटी चीज़ों में हम अच्छे हैं भाई, हो सकता है भाई। इसका मतलब यह है कि कोई बच्चा जिसके अकाउंट्स में 100 आए, क्या वो मैथ्स में फेल हो सकता है? हो सकता है। तो तुम हुए हो ना, वेरी गुड। तो ऐसे ही ये बच्चा जो है देखो, फिस्कल में डेफिसिट में है, मैथ्स में देखो फेल हुआ है, अकाउंट्स में ये टॉपर है, वहाँ अच्छा है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह कंट्री में भी हो सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट तो नहीं है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। तो आप याद रखना, इसका आंसर जो है वो यस है, ठीक है ना? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द implications of प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, बताइए भाई। देखो, रेवेन्यू का हो गया इम्प्लीकेशन ये, नंबर 1 क्वेश्चन। फिस्कल डेफिसिट का इम्प्लीकेशन हो गया ये। तो अब वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई प्राइमरी डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो बताओ क्या लिखोगे रोहित भाई? तो इसमें आपको एग्ज़ाम में वही 4 पॉइंट चिपका के आने हैं जो आपने किस में लिखे हैं, फिस्कल डेफिसिट में, यानी कि सेम एज सॉल्यूशन नंबर 2, सेम एज सॉल्यूशन नंबर 2। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 5, ये भी छोटा क्वेश्चन है। गिव 2 measures to correct revenue deficit। ठीक है, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन ही है। कह रहा है 2 तरीके बताओ जिससे रेवेन्यू डेफिसिट ठीक हो जाए सरकार का। तो कोई भी 2 तरीके बताओ जिससे रेवेन्यू डेफिसिट ठीक हो जाए सरकार का। बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के तरीके पूछ रहा है कि भाई मतलब अभी फ़िलहाल रेवेन्यू डेफिसिट है, मतलब अभी तो है, खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो क्या करना चाहिए सरकार को।
खर्चा कम करना चाहिए, हाँ यही लिखेंगे। और दूसरा क्या करना चाहिए? एक तो सही बताया, खर्चा कम करना चाहिए, और दूसरा क्या करना चाहिए? इनकम ज़्यादा करनी चाहिए। भाई किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं डेफिसिट में हूँ, तो आप उसको दो सलाह क्या दोगे कि अपनी कमाई क्या करो, बढ़ाओ, और अपना खर्चा क्या करो, कम करो। तो यही बस सरकार को मैं यही दो मेजर्स बताने हैं। तो पहला तो है इंक्रीज इन टैक्सेस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो दैट इज़ रेवेन्यू। सरकार को कहेंगे भाई सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। तो इनकम बढ़ाने के लिए सरकार का सबसे बेस्ट तरीका है टैक्सेस। और दूसरा क्या कहेंगे सरकार को? डिक्रीज एक्सपेंडिचर, खर्चा कम करो। एग्जाम्पल सब्सिडीज़, कि भाई थोड़ा सब्सिडीज़ वगैरह जो खर्चे हो रहे हैं वो कम दो। तो ये मतलब एक 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्लियर हो गई कहानी? चलो, तो मतलब यही क्वेश्चन बस हमें मेनली करने थे। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है वो एक बार आप गो थ्रू करना, ठीक है? उसमें आपको 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। चलो, तो डन, छुट्टी।